बॉटनी डिपार्टमेंट के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बॉटनी विभाग के लाइब्रेरी में, और जो उनका हेड का एक चैम्बर है उसमें प्रोफेसर भारद्वाज जी का फोटो लगा हुआ, बहुत बढ़िया। उसकी फोटो ही मेरे पास है, आपको दिखा रहा हूँ। और उनके बारे में मैं क्या कहूँ, मैं यही नहीं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि जो कुछ भी उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है किताबों में, उनके बारे में सुना है, वह इतना ज़्यादा है, ऐसा है कि उसका वर्णन करना जो है बड़ा बहुत आसान नहीं है। सही बात यह है कि अपने पूरे भारत में वनस्पति विज्ञान के जो संस्थापक लोग थे, जो उसकी एक आधारशिला रखे थे, उसमें जो है प्रोफेसर भारद्वाज जी थे, ऐसा हम लोग जानते हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का जो वनस्पति विज्ञान है, उसकी रूपरेखा, उसकी संरचना, उसका विजन, वो सब भी उनकी देन है, यह भी सबको पता है। उनके जो विद्यार्थी रहे हैं, जैसा कि अभी हमारे बड़े भाई अनिल कुमार गुप्त जी ने जो है चर्चा किया है, प्रोफेसर वाई आर के शर्मा, प्रोफेसर आर एन सिंह, प्रोफेसर ERS, इन लोगों को मैंने देखा है। ये लोग इतनी बड़ी हस्ती थे विद्वत्ता के मामले में, तो उनके गुरु कितने बड़े होंगे, यह जो है कल्पना किया जा सकता है। और दूसरी बात यह है कि आज यदि प्रोफेसर भारद्वाज जीवित रहते तो आज उनकी उम्र 126 साल होती। आज उनकी उम्र जो है, मैं बैठे बैठे एक दिन कैलकुलेशन कर रहा था कि उनकी उम्र आज जो है 126 साल के होते। लेकिन फिर भी अगर ऐसा नहीं कुछ है तो हमने उनको साक्षात नहीं देखा है। इस बात का मुझे एक क्या कहा जाए, अब उसमें रहते तो देखे होते। मैं उसका अफसोस भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं उसमें था नहीं, परंतु उनकी मूर्ति के रूप में मैं अपने बड़े भाई अत्रि भारद्वाज को देखता हूँ, और उनका जो संस्कार, उनके बातचीत के तरीके, उनका जो ज्ञान है, और वो पत्रकारिता जगत से जुड़े हैं, उनका संपादन लेखन भी मैंने देखा है, उनसे बहुत कुछ हमने भी सीखा है लिखने पढ़ने के लिए। यह जो है हमारे लिए एक सौभाग्य विषय है। मैं बहुत ज़्यादा समय न लेकर के, क्योंकि उनके बारे में जो कुछ हम भी जान रहे थे वो सारे हमारे पूर्व वक्ता ने बताया है। और ये जरूर आपको बताऊंगा, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एक पुस्तक छपी है, आधुनिक वैज्ञानिक पुनर्जागरण की महाविभूतियाँ। वो उसके लेखक हैं, आप सब लोग जानते होंगे जो लोग BHU से परिचित हैं, विश्वनाथ मंदिर पर, हालांकि वो भी पुराने फोटोग्राफर हैं, छायाकार हैं, जग नारायण नाम है उनका। जग नारायण जी से हम सब पुराने लोग काफ़ी परिचित हैं, वो अभी 70-72 के आसपास हैं। लेकिन लिखने की शैली उनकी बड़ी अच्छी है। उन्होंने उस पुस्तक को लिखा और BHU के हिंदी पब्लिकेशन बोर्ड से वो पुस्तक छपी है। वह पुस्तक जो है तकनीकी शब्दावली आयोग के द्वारा वित्त पोषित है, और वह काफ़ी सस्ती है। उसमें जो है जितना आप लोग बतला रहे हैं उन सब सारी चीज़ें जो है उसमें उपलब्ध है। उनके अलावा और भी अनेक वैज्ञानिकों के बारे में उसमें जिक्र है। उसी से मैंने भी आज सुबह मुझे याद पड़ा कि मैंने उसमें पढ़ा है, क्योंकि उसका कुछ काम मैंने भी किया था। तो लेकिन ये है कि उनके बारे में जितना भी कहा जाए वो कम है, क्योंकि इतना लंबा समय उन्होंने बिताया है, तो निश्चित तौर पे वह काम जो है कम नहीं हुआ। यह बात अलग है कि हम लोग उसको सामने नहीं ला पा रहे हैं, हम लोगों के पास समय का भी एक सीमा है। तो इस तरह से मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि मुझे इस कार्यक्रम में शामिल करने के लिए आप लोगों ने अवसर दिया है। और मैं ये चाहता हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम जो है, हालांकि जैसा गौर साहब ने बताया कि वो इस तरह की श्रृंखला चला रहे हैं, तो मेरा ये कहना है अत्रि जी से कि हम लोग उनको प्रेम से अत्रि जी ही कहते हैं, भाई तो बड़े भाई हमारे जो है तो इस तरह के कार्यक्रम जो है ना, अगर प्रतिवर्ष करते रहें, और भी कभी कभी कुछ ऐसी बातें आवे तो उसका हम लोग एक बार बैठ करके उस पर कुछ हम लोग चर्चा करें, कोई विशेष बातें मिल जाए उस पर हम लोग चर्चा करें। जैसे हम लोग जो है, हमने याज्ञवल्क्य के भारद्वाज जी का फोटो मैंने देखा है, रंगीन फोटो भी है, लेकिन जो परिवार के साथ का जो उनका फोटो है वह जो है आज जो है वो स्लाइड शो के माध्यम से देखने को मिला है।
वो हम लोगों के लिए नई है, मेरे ही लिए नहीं, हम समझ रहे कि जितने लोग देख रहे हैं उनके लिए नई है। तो इस तरह की चीज़ों को सामने लावे और हम लोगों को भी जहाँ आवश्यकता पड़े हम लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। और इन्हीं अपने भावनाओं के साथ मैं आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप सभी से माफ़ी चाहूँगी, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से मैं पहले डिस्कनेक्ट हो गई थी। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे अगले प्रमुख वक्ता को, प्रोफेसर अश्विन कुमार राय जी। प्रोफेसर अश्विनी कुमार राय जी पूर्व अध्यक्ष बॉटनी विभाग VHU वाराणसी से हैं। प्रोफेसर साहब, आप प्लीज़ अपने माइक को अनम्यूट करें और अपने विचार हम सभी के साथ साझा करें। प्रोफेसर अश्विनी कुमार राय जी। हेलो। हाँ जी सर। यस प्रोफेसर राय, यस यू आर ऑडिबल जी। ओके, थैंक यू। आपका स्वागत है सर। नमस्कार। हम आप सभी लोगों का मैं आभारी हूँ कि हमारे गुरु के बारे में कुछ कहने का हमको मौका मिला। और जो कुछ भी मैं कहूँगा ये सब सुनी हुई बातें हैं, जैसा मैं सुनते आया हूँ, क्योंकि उनको तो देखा नहीं। लेकिन मैं प्रोफेसर तलबसाई का स्टूडेंट, जो कि प्रोफेसर वाई भारद्वाजा साहब के स्टूडेंट थे। और बॉटनी डिपार्टमेंट BHU एक तरह से कहिए तो प्रोफेसर वाई भारद्वाजा का रीढ़ी। इस डिपार्टमेंट को गढ़ने में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सबसे पहले तो ये 1916 में वनस्पति की पढ़ाई जो है एज ए बायोलॉजी की तरह से शुरू हुआ 1916 में, जो कि इंटरमीडिएट तक पढ़ाई होती थी और वो ओल्ड CSC कमच्छा पर। उसके बाद लेट श्री तिवारी जी ज्वाइन किए उनको और फिर ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। उसके बाद बॉटनी डिपार्टमेंट ने एक चेयर बनाया और प्रोफेसर बीरबल साहनी, लेट प्रोफेसर बीरबल साहनी को अपॉइंट किया उस चेयर पर, और पोस्ट ग्रेजुएशन स्टार्ट हुआ। लेकिन एक साल के अंदर ही प्रोफेसर साहनी BHU छोड़ दिए और उसके बाद प्रोफेसर ईमानदार उनकी जगह पर आए। और प्रोफेसर ईमानदार फिजियोलॉजी के, प्लांट फिजियोलॉजी के आदमी थे और उन्होंने स्कूल ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी डेवलप किया। और 10 साल तक उन्होंने डिपार्टमेंट को प्लांट फिजियोलॉजी में काफी इंटरनेशनल लेवल तक उसको काफी ख्याति दिलाई। उसके बाद उनकी जगह पर फिर प्रोफेसर वाई भारद्वाज 1933 में उनके रिटायर होने के बाद एज ए हेड ज्वाइन किए, जब वो इंग्लैंड से PhD करके आए। और उन्होंने, प्रोफेसर भारद्वाज PhD किए थे प्रोफेसर फिच के अंदर। एंड प्रोफेसर फिच मतलब एल्गी के बारे में उनको फादर ऑफ एल्गी कहा जाता है। एल्गी जिसको कि हिंदी में हम लोग शैवाल करते हैं और साधारण भाषा में काई करते हैं जनरली जिसको। तो वो फिच जो है काई के कहिए कि जनक ही माने जाते हैं। और उस समय बहुत कम इस पर काम हो रहा था, प्रोफेसर फिच ने शुरू किया। और प्रोफेसर फिच के अंदर जो है ये प्रोफेसर वाई भारद्वाजा ने 2 साल में PhD किया। और PhD करके एक 1931 में वो इंग्लैंड गए और यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से PhD करने के बाद 1933 में BHU में एज ए प्रोफेसर उन्होंने ज्वाइन कर लिया। हालांकि उसके पहले भी एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर भी 1923 से ही प्रोफेसर भारद्वाजा BHU में रहे हैं। और 1933 से 1955 तक वो प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। और इस बीच में उन्होंने एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्कूल ऑफ एल्गोलॉजी डेवलप किया।
and this algology not only in a branch of algae, लेकिन पूरे एल्गी में, मतलब मेरीन फार्म जो कि समुद्र में शैवाल पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में जो शैवाल पाए जाते हैं, या टेरेस्ट्रियल जो शैवाल हैं, या जो साइनोबैक्टीरिया अब कहते हैं, ब्लूगिल एल्गी उसको बोलते हैं, मिक्सोफाइस, मतलब सब पर उनका वर्क था। और हमको बड़ा आश्चर्य होता है उनके पेपर देखने पर। एक पेपर उनके शिष्य के साथ, उनके शिष्य थे प्रोफेसर राम नगीना से, वो हमारे भी टीचर रहे हैं, वो हमारे टीचर रहे हैं, हमको बीएससी में भी पढ़ाए हैं, एमएससी में भी पढ़ाए। और उनका वर्क ड्रेपनल डियाप्सिस इंडिका, और उन लोगों ने नया स्पीशीज खोजा था ड्रेपनल डियाप्सिस इंडिका। और वो बड़ा, मतलब आप बरसात के दिनों में कभी जाइए और इसे तालाब, ये पूल्स वगैरह में जो थोड़ा थोड़ा पानी लगा हुआ रहता है, तो उसमें हाथ से उठाइए पूरा, वो हम क्या बतलाए उसको, कर लर की तरह से, जैसे कोई लाट चूहे उस तरह से हरा हरा चूहने लगता है हाथ से उठाने पर। तो उस पर उन्होंने वर्क किया, तो उसकी पूरी लाइफ हिस्ट्री उन लोगों ने पूरा डिस्क्राइब किया। और उस पेपर को देख के लगता है कि हाँ, इन लोगों ने कुछ, मतलब एक किताब के बराबर है एक पेपर। प्रोफेसर भारद्वाजा ने हमें जहाँ तक याद है और हम देखे हैं 12 या 14 पेपर, हालांकि एक जगह देखे 12 था, लेकिन हमको जहाँ तक याद है कि 14 पेपर उनके थे, 14 पेपर टोटल। लेकिन 14 पेपर में ही वो हर एकेडमी के फेलो, लिनियन सोसाइटी के फेलो, मतलब इतना अच्छा वर्क उन लोगों का था। और कम से कम 12-14 पेपर में कम से कम उन्होंने 6-7 नए स्पीशीज, खास तौर से उनका मिक्सोफाइसी पर बहुत अच्छा वर्क रहा है, और साइटोनिमा पर, साइटोनिमा की फॉल्स ब्रांचिंग, मतलब कई तरह की ब्रांचिंग होती है, फॉल्स ब्रांचिंग, तो फॉल्स ब्रांचिंग और उसके लाइफ साइकिल पर भी उनका बहुत, मतलब डिटेल वर्क है। और अगर कोई किसी को मौका मिले पेपर देखने का, बाय द वे हमने तो उनके कुछ पेपर देखे हैं, और प्रोफेसर आर.एन. सिंह के जितने पेपर थे मेरे पास हैं, और उसी में से एक ये भी पेपर था प्रोफेसर भारद्वाजा साहब का उनके साथ। और उसमें जो है इतना, मतलब इस तरह की ड्राइंग हाथ से बनाया हुआ, मतलब रियली आश्चर्य होता है कि कितना वो लोग मतलब मेहनत करते थे और कितना बढ़िया उनके वो रहते थे। तो और जैसा कि सभी लोगों ने बतलाया है कि वो अभी हम सुनने और हमने भी पढ़ा है कि वो म्यूजिक से भी बहुत प्यार करते थे, ड्रामा और थिएटर उस समय बड़ा इंटरेस्ट रहता था। लेकिन डिपार्टमेंट में हमारे जो टीचर या और लोग हम लोगों को बताया कि वो एक हंटर लेके चलते थे, और वन ऑफ द स्ट्रिक्टेस्ट कहिए कि वो प्रोफेसर थे। उनको देख के और टीचर लोग कमरे में घुस जाते थे, कोई बाहर नहीं रहता था, और हंटर लेके हमेशा चलते थे, सब लोग कांपते थे, इतना डिसिप्लिन के वो मतलब ख्याल रखते थे। और उन्हीं के स्टूडेंट प्रोफेसर आर.एन. सिंह जी जो हमारे टीचर है, और उनको भी हम लोगों ने देखा है, वो तो हमको पढ़ाए भी हैं, और एक साल नहीं बल्कि बीएससी से लेके एमएससी पीएचडी तक वो रहे हैं। और उनकी भी वही हालत थी, जब वो डिपार्टमेंट में आते थे तो टीचर तक जो है धीरे से अपने अपने कमरे में चले जाते थे, कोई न इसमें पोर्टिको वगैरह में इधर उधर नहीं रहता था। तो एक डिसिप्लिन जो चली आ रही थी वो आज डिसिप्लिन नहीं है, दैट इज लाइकिंग। वो एक वो जब समय था कि अपने सीनियर्स का इतना रिस्पेक्ट करते थे लोग कि उनको इतना इज्जत देते थे, आप डर के मारे कहिए या जैसे भी कहिए, हालांकि डर का कोई तो वैसा नहीं लगता है, लेकिन इतना रिस्पेक्ट था और इतनी डिसिप्लिन थे। और प्रोफेसर आर.एन. सिंह को हम लोगों ने देखा है, जो उनके स्टूडेंट है, तो उन लोगों से भी सुना है, तो वो कैसे रहे होंगे, जस्ट आई कैन इमेजिन, और एनीबडी कैन इमेजिन कि वो कितना स्ट्रिक्ट रहे होंगे, जो कि क्योंकि कहीं भी अगर कोई चीज ट्रांसफर होती है तो 100% नहीं ट्रांसफर होता है। तो हम लोग तो
पार्ट देखे हैं उसमें इतना उनकी स्ट्रिक्टनेस दिखलाई दे, तो वो कितना स्ट्रिक्ट रहे होंगे। और जहां तक टीचर की बात है, हमारे टीचर प्रोफेसर तलसाई वगैरह से जो मैंने सुना है कि ही वाज मतलब वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स। किसी भी चीज को इतना सिंपल तरीके से और इतना क्लियर एक्सप्लेन करते थे कि मतलब किसी को कोई शंका ही न रहे। तो और एल्गोलॉजी डिपार्टमेंट में, एल्गोलॉजी का जो बॉटनी में उन्होंने बॉटनी डिपार्टमेंट को एल्गी के लिए जो डेवलप किया, इस तरह का समझिए 1933 से 1955 तक, जब तक वो रिटायर हुए, मतलब प्लांट एल्गल फिजियोलॉजी, एल्गल इकोलॉजी, लाइफ साइकिल, मॉर्फोलॉजी, जेनेटिक्स, हर फील्ड में उन्होंने एल्गी पर काम किया। और हम लोगों के समय तक हम लोगों ने भी देखा है कि जो भी, जैसे कि बनारस प्रसिद्ध है कि जिसको बहुत ज्ञान हुआ आकर के बनारस में यहाँ के विद्वानों से डिस्कस कर लेता था, और जब ये पास कर देते तो हुआ कि हाँ हुआ है। वो हालत बनारस यूनिवर्सिटी के एल्गी का, कि एल्गी में कोई किसी को अगर कोई ज्ञान है, चाहे वो अमेरिका के हो चाहे वो इंग्लैंड के, प्रोफेसर जी फॉग, पीटर वो, इस सब लोगों को हमने देखा है और यूनिवर्सिटी में देखा है यहाँ पर। और ये लोग आके यहाँ पर एकदम शांत रहते थे, यहाँ नहीं हल्ला गुल्ला करते, बाकी जगह भले जितना बोलते हो। हमको एक चीज याद है, एक बार प्रोफेसर पीटर वो आए थे हमारे यहाँ बॉटनी डिपार्टमेंट में, लेक्चर उनका था और पूरा बोर्ड डाले। उसके बाद वो साइनोबैक्टीरिया पर बोल रहे थे, मतलब ब्लू एनर्जी पर, नील हरीश सहवाग पर, और उन्होंने हेट्रोसिस्ट के बारे में कुछ कहा। और प्रोफेसर भारद्वाजा साहब के स्टूडेंट प्रोफेसर राम नगीना सिंह वो भी बैठे थे। हम लोग तो मतलब पीछे बैठे थे, वो प्रोफेसर आर्यन सिंह जो है, राम नगीना सिंह, वो खड़े हुए और उन्होंने प्रोफेसर पीटर वोक को ये कहा, आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, यू डोंट नो, आई विल टेल यू व्हाट इज हेट्रोसिस। हेलो जी सर, आप ऑडिबल हैं। तो उन्होंने प्रोफेसर राम नगीना सिंह ने पीटर वोक का, आप बैठो, आई विल टेल यू व्हाट इज हेट्रोसिस, और वो बोलना शुरू किया और पीटर वोक जो चुपचाप शांत बैठे रहे। तो उस तरह के लोग थे। तो वही मतलब हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रोफेसर भारद्वाजा की पर्सनालिटी कैसी रही होगी एकेडमिक फील्ड में। इसके अलावा मतलब हम लोग सोच नहीं सकते हैं। और वो तमाम प्लानिंग कमेटी के मेंबर थे। 1940 में वो साइंस कांग्रेस के बॉटनी सेक्शन के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, और वो उनका पेपर मेरे पास है, मैं उसको कल बहुत खोजा, मुझे मेरे हाँ वो मिल गया था, उनका जो लेक्चर था। उनके स्टूडेंट प्रोफेसर आर.एन. सिंह, वो भी जो है साइंस कांग्रेस में बॉटनी सेक्शन के प्रेसिडेंट रहे हैं। तो वो 1940 में, 1941 में प्रोफेसर ए.सी. जोशी, आप लोगों को थोड़ा सा याद होगा कि प्रोफेसर ए.सी. जोशी जो है वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, और प्रोफेसर ए.सी. जोशी बॉटनी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर वाई भारद्वाजा जो है वो हेड थे, और प्रोफेसर ए.सी. जोशी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी डिपार्टमेंट में थे। प्रोफेसर ए.सी. जोशी भी 1941 में इंडियन साइंस कांग्रेस के बॉटनी सेशन के प्रेसिडेंट रहे हैं और वो लेक्चर दिए। तो इस तरह से कहने की तो बहुत चीजें हैं, लेकिन हमारे समझ से और भी लोग हैं, वो काफी चीजें बतलाएंगे। तो मैं अब अपने को विराम देता हूँ, और आप सबको धन्यवाद सुनने के लिए। थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब हम हमारे अगले प्रमुख वक्ता को आमंत्रित करना चाहेंगे, प्रोफेसर कविंद्र नारायण तिवारी जी। प्रोफेसर कविंद्र नारायण तिवारी जी CSIR फेलो हैं और
MMB यानी महिला महाविद्यालय से प्रोफेसर हैं। सर, आप प्लीज़ अपने माइक को अनम्यूट करें और अपने विचार हम सभी के साथ साझा करें। सर्वप्रथम मैं प्रोफेसर वाई भारद्वाज जी के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं एवं मैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस तरह के कार्यक्रम को आयोजित किया है। जहां तक मैं समझता हूं प्रोफेसर भारद्वाज जी के बारे में हम लोगों के टीचर प्रोफेसर AK राय साहब ने जितना विस्तृत ढंग से बताया है वो अपने आप में अद्वितीय है। मैं तो काफी 1982 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में गया, पढ़ने के लिए आया। मेरा बॉटनी ऑनर्स था, बॉटनी कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट था। तो हम लोग तो भारद्वाज साहब के बारे में कुछ जानते नहीं है, लेकिन जो हम लोग के टीचर ने बताया है, हम लोग सभी ऐसा कोई टीचर नहीं हुआ जो एलगी पढ़ाने के लिए आया हो, चाहे प्रोफेसर AK राय साहब हों, प्रोफेसर LC राय साहब हैं, प्रोफेसर DN तिवारी साहब, प्रोफेसर SP सिंह साहब, प्रोफेसर LC राय, ये सभी टीचर जब भी पढ़ाने आते थे एलगी, हमेशा प्रोफेसर वाई भारद्वाज साहब का नाम लेते थे। तो ये अपने आप में इस बात का द्योतक है कि वह एक कैसी पर्सनालिटी थे। मेरी मुलाकात डॉक्टर अत्रि भारद्वाज साहब के साथ बहुत समय पहले, 10 साल पहले मुलाकात हुई थी, क्योंकि हम लोग भी सामाजिक वर्ग से जुड़े रहते हैं और भारद्वाज साहब भी जुड़े रहते हैं। तो भारद्वाज साहब जब पूछे कि आप कहाँ काम करते, मैंने कहा मैं BHU से PhD किया हूँ, मैं महिला महाविद्यालय में उसमें मैं रीडर के पद पर ज्वाइन किया था। तो बोले क्या आप वाई भारद्वाज साहब को जानते हैं? हमने कहा ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो कि बॉटनी का वाई भारद्वाज साहब को न जानता हो, खासतौर से BHU का तो कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा या व्यक्ति होगा जो बॉटनी से जुड़ा हो वो भारद्वाज साहब को न जानता हो। तो बोले कि मैं डॉक्टर अत्रि भारद्वाज, उनका मैं ग्रैंड सन हूँ। मैं उनको देख करके अत्रि जी को एक मन में एक ऐसा भाव आया। भारद्वाज अत्रि जी भी एक अपने पत्रकारिता के क्षेत्र में एक मूर्धन्य व्यक्ति हैं, जो कहा जाता है कि होनहार पूत के पालने में पड़े होते हैं। उसी तरह से मैं भारद्वाज साहब को देख करके उस कार्यक्रम में जब उनका स्पीच भाषण चल रहा था, मैं कोरिलेट करने लगा कि जिस परिवार से अत्रि जी जिस जुड़े हुए हैं, सच में एक बहुत ही इनके सौभाग्य की बात है कि उस परिवार में प्रोफेसर भारद्वाज साहब थे। और किस तरह से उन्होंने, जैसा कि सब लोगों ने बताया कि बहुत पढ़े वो व्यक्ति, समर्पित व्यक्ति थे, सेल्फ डिसिप्लिन थे और जो है वो अध्ययनशील व्यक्ति थे। जीवन में अनुशासन उनके रग रग में भरा हुआ था। ये सारी जो क्वालिटी भारद्वाज साहब में थी, प्रोफेसर वाई भारद्वाज में थी, वो कुछ न कुछ अत्रि साहब में भी मुझे दिखाई दी। प्रकांड, विषय के प्रकांड विद्वान। तो ये सब जो है यह इंडिकेट करता है कि परिवार के सदस्यों के बीच में जो उनके बड़े लोग हैं वो संस्कार आते हैं। तो ये भारद्वाज साहब, प्रोफेसर वाई भारद्वाज साहब के जो व्यक्तित्व का एक बहुत बड़ा विशेषता रही होगी, तभी तो ये चीजें आई। दूसरी बात, हम ये देखें कि विश्वविद्यालय की स्थापना और भारद्वाज साहब का विश्वविद्यालय में आना, 1916 में विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद 1922 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन करना, ये कितना बड़ा संयोग है। मालवीय जी त्यागी पुरुष, और जरूर ये कहा जाता है कि पानी अपने लेवल में आता है, तो निश्चित तौर से मालवीय जी को वाई भारद्वाज साहब जैसा एक महापुरुष मिला, जिसने विश्वविद्यालय में बॉटनी डिपार्टमेंट की स्थापना में, उसके विकास में एक बहुत बड़ा योगदान दिया। डॉक्टर साहब ने, प्रोफेसर AK राय साहब ने, इसके पहले और भी वक्ता ने जैसा बताया कि बॉटनी डिपार्टमेंट में जो एल्गल स्कूल है, इसकी स्थापना में इसको जो है इंटरनेशनल लेवल पर जो ले जाने का श्रेय भारद्वाज साहब को जाता है।
साथ साथ प्रोफेसर आर एन सिंह साहब, जैसा आप लोग डॉक्टर साहब ने नाम बताया, नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है, ये मनीषी थे। और ये ऐसे मनीषी थे जो कि प्रचार प्रसार से दूर रहते थे, इनको ढकोसला से कोई लेना देना नहीं था। मुझे याद नहीं कि कभी प्रोफेसर वाई भारद्वाज साहब के मेमोरी में कोई इस तरह का कार्यक्रम हुआ हो, मुझे नहीं लगता। इवन मैं समझता हूँ मेरे बॉटनी डिपार्टमेंट में भी इस तरह के कोई कार्यक्रम मेरी जानकारी में नहीं गए। तो ये ऐसे मनीषी हैं। और ये जो आज जो जिस सोसाइटी ने इस कार्यक्रम को किया है, मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने ये ऐसे विद्वान जो कि खुद के प्रचार प्रसार से दूर होकर के एक मनीषी की तरह जो शिक्षा के विकास में योगदान में अद्वितीय योगदान दिया है, वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में, रिसर्च के एल्गल रिसर्च के क्षेत्र में जो एक नींव के पत्थर बने हैं, उनको आज आपने सबके सामने लाने का प्रयास किया है। ये अपने आप में अत्यंत ही सराहनीय कार्य है। मैं बहुत कुछ कार्य प्रोफेसर भारद्वाज साहब के बारे में नहीं बताना चाह रहा हूं, क्योंकि प्रोफेसर ए के राय साहब ने जितना उनका कंट्रीब्यूशन है वो लगभग बहुत कुछ अच्छे ढंग से उन्होंने बताया है। क्योंकि आप जो है उस लैब से जुड़े थे, आपके पास ज्यादा अनुभव है सर, जो है उसी एरिया में काम करते हैं जिस क्षेत्र में प्रोफेसर भारद्वाज साहब का काम रहा है। लेकिन जो मैंने पढ़ा है कुछ लिटरेचर के आधार पर, प्रोफेसर भारद्वाज साहब ने जो एक जिनका की योगदान रहा है, लेकिन एक इंटरेस्ट ग्रीन एल्गी में, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि डिफरेंटलियाप्सिस इंडिका एक नई स्पीशीज की खोज, ये जो है ग्रीन एल्गी प्लस ब्लू ग्रीन एल्गी दोनों पर इक्वल पकड़ हो, ऐसा कम प्रतिभा वाले लोग होते हैं। हम लोग भी हैं, किसी एक क्षेत्र में काम करते हैं, मल्टी डायमेंशनल वर्क नहीं कर पाता, ये अपनी कमजोरियां होती हैं। लेकिन जो व्यक्ति मल्टी डायमेंशनल काम करता है, निश्चित ही वो उसकी प्रतिभा का इंडिकेशन है। इसके साथ साथ जो बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है, माइक्रोसिस्टिस है, एफोनोकैप्सा है, लिंगबाया है, कैलोथ्रिक्स है, इसके बाद साटोनीमा है, कैलोपोथ्रिक्स है, ये ऐसे ब्लू ग्रीन एल्गी हैं जिनका की बहुत बड़ा महत्व है। और ये इन एल्गी के बारे में, जिनके बारे में बहुत कुछ जानकारी नहीं थी, प्रोफेसर भारद्वाज साहब ने इनके बारे में जानकारी काम किया, नए नए स्पीशीज के बारे में वर्णन किया, और उसमें मार्फोलॉजी, एल्गल मार्फोलॉजी का बहुत बड़ा कमी थी, जिसको उनको पहचानना और वर्णन करना, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है प्रोफेसर भारद्वाज साहब के साथ। तो इस आज के दिन मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं कि भारद्वाज साहब ने जो काम किया है, और यह अपने आप में एक अमिट छाप बॉटनी के फील्ड में दिया है, और खास तौर से एल्गी के क्षेत्र में। मैं अत्रि भारद्वाज साहब और सभी ये जो सोसाइटी है जो यह कार्यक्रम आयोजित किया है, मैं उनको भी वो धन्यवाद देना चाहता हूं कि बहुत बड़ा काम आपने किया है। ऐसे मनीषी को जिसको सच में कम लोग जानते हैं, उनको आप जो है आज विश्व पटल पर लाने का प्रयास किया है, यह अत्यंत ही सराहनीय कार्य है। और मेरा अनुरोध भी है कि ऐसे बहुत सारे मनीषी हैं जिनको सच में सब लोग नहीं जानते हैं, ऐसे मनुष्यों को के बारे में भी कार्यक्रम करने का प्रयास करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारा मकसद ही है कि हम हर उन मनीषी को, उनके बारे में हम ऐसे कार्यक्रम आयोजित करें जिन्हें उतनी ख्याति नहीं मिल पाई जिसके वो योग्य थे। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे अगले वक्ता को आमंत्रित करना चाहूँगी, डॉक्टर सी तुलसीदास जी। डॉक्टर सी तुलसीदास चिकित्सा मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक है। सर, आपसे रिक्वेस्ट है आप प्लीज़ अपने माइक को म्यूट करें और अपने विचार हम सभी के साथ साझा करें। जी सर, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट योर माइक। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी सर।
सबसे पहले तो सर्वप्रथम सभी को बहुत बहुत प्रणाम। और सब मनीषी लोग, आज मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि मेरा जो जीवन है, मेरा बचपन पूरा 4 साल की उम्र से 3 साल की उम्र से बीएचयू में ही बीता है। और बचपन में अगर मैं केवल एक नाम सुनता आया हूं अपने घर में, वो है भारद्वाज जी का। हम लोग उनको भारद्वाजा जी बोलते थे घर में। मेरे पिताजी डॉक्टर सीएसपी राव, वो भारद्वाजा जी के सबसे प्रिय शिष्यों में थे। और जब भारद्वाजा जी लौट के आए और उन्होंने जब पिताजी को अपने अंडर में पीएचडी के लिए सेलेक्ट किया, तो उन्होंने इनसे कहा कि तुमको मैं सबसे कठिन काम दूंगा। और वो कठिन काम था, मेरे पिताजी को उन्होंने ऐसी आलगी दी जो रेड आलगी मानी जाती है। रेड आलगी पे पिताजी अकेले थे और उनको जाना पड़ता था ओखा और द्वारका रेड आलगी ले आने के लिए। और वो समुद्र के टाइडल वेव्स के संग में समुद्र में घुसना, और ये भारद्वाजा जी ने सिखाया। जैसा अभी अभी हमारे मनीषी प्रोफेसर ने बताया कि वो मल्टीपर्पस, मल्टी ओरिएंटेड थे। उन्होंने ही पिताजी को सिखाया कि किस तरीके से समुद्र में घुसा जाए और किस तरीके से रेड आलगी कलेक्ट करके तुरंत भागा जाए। और ये मेरे पिताजी जोधपुर कॉलोनी में हम लोग रहते थे। हम लोगों के सामने प्रोफेसर रामनगीना सिंह थे। मतलब मेरा जीवन पूरा बहुत ही मनीषी लोगों के बचपन में उनके आशीर्वाद में गुजरा है। और मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बताऊं कि अगर मेरे घर का डिसिप्लिन बना हुआ था तो भारद्वाजा जी के कारण। आप समझ सकते हैं कि भारद्वाजा जी के इमीडिएट शिष्य मेरे पिताजी थे। और वो डिसिप्लिन कहाँ ले आएंगे? सबसे पहले सबसे पहले अपने घर पे ले आएंगे। और घर पे हम लोग के ये हाल था कि मैं इमोशनल हो जा रहा हूँ साइकोलॉजिस्ट होने के बावजूद भी, क्योंकि मैं भारद्वाजा जी के फैमिली के मेंबर्स को देख रहा हूं। और मेरा शत शत प्रणाम सभी को। और मेरे घर में आधे सामान सब भारद्वाजा जी के हैं। मेरे घर में जो कुर्सी है वो भारद्वाजा जी की है। मेरे घर में जो टेबल रखा है वो भारद्वाजा जी का है। मेरे घर में एक ऐसी कुर्सी है जो केवल भारद्वाजा जी बैठते थे, उसके बाद मेरे पिताजी भी हिम्मत नहीं की उस पर बैठने की। वो कुर्सी अभी भी है। ये सब जितने फोटोग्राफ्स हैं, इन सब का कलेक्शन मेरे पास ओरिजिनल में है। और मैं अपने को बहुत खुश नसीब समझता हूं कि आज आप सभी लोगों से मुझे आशीर्वाद मिल रहा है। घर में केवल और केवल रेड आलगी और भारद्वाजा जी के बारे में ही डिस्कशन होता था। और हम लोगों को हमेशा हर रोज ये पिलाया जाता था कि अगर तुम लोग को बनना है तो भारद्वाजा जी की तरह बनो। और वास्तविकता में हम लोग कहीं भी उनके पैर की जूती भी नहीं बने। लेकिन हाँ, उन्होंने साफ कहा था कि इस कुर्सी पे बैठने का हकदार वही होगा जो 6 से 7 गोल्ड मेडल ले आएगा। और हम लोगों के घर में हम लोग 3 भाई हैं। मेरा बड़ा भाई विश्वनाथ, जो मेरे ख्याल से डॉक्टर अश्विनी जी के साथ के जूलॉजी डिपार्टमेंट में थे। और दूसरा भाई इंजीनियर है। तो मेरी छोटी बहन है, उसको 7 गोल्ड मेडल मिले। वो हिंदी की विद्वान है और वो साउथ में है, आंध्र प्रदेश में, अन्नपूर्णा नाम है उसका। तो वो हिंदी में प्रोफेसर रही। तो कहने का मतलब ये कि हमारे घर का वातावरण ही पूरा ऐसा था। तो अब मैं आप लोगों की बातें सुन रहा हूं और अपने को जोड़ रहा हूं, तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि मेरे घर में अब मैं जाऊंगा तो सामने मुझे भारद्वाजा जी के ही सामान दिखाई देंगे। मेरे ड्राइंग रूम में मैं आप सभी लोगों को आमंत्रित करता हूं कि आप लोग मेरे घर जरूर आए और आ करके एक कप चाय पी करके और भारद्वाजा जी के सामानों को जरूर देखें, छुएं, बैठें
देखें, उनका टेबल है, उनका छोटा सा टेबल है। मेरे पिताजी सबको यादगार स्वरूप में, एक जैसे गुरु शिष्य परंपरा में होता है, उन्होंने उनको रखा हुआ है। मैं तो चाहता हूं कि अगर हम बॉटनी विभाग के जितने मूर्धन्य विद्वान हैं, बॉटनी डिपार्टमेंट में अगर कोई एक ऐसा छोटा सा म्यूजियम या पुराने आर्काइव्स का कोई चीज रखा जाए, तो मैं भी उसमें कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हूं कि ये सभी फोटोग्राफ्स, सभी कलेक्शंस बॉटनी डिपार्टमेंट को मैं दे देना चाहूंगा और मेरा सौभाग्य रहेगा। तो है, ये रोज के नाम है। हम लोग के घर बताते थे कि जब उन्होंने उनको रेड आल्गी दिया तो कहा कि डॉक्टर राव, तुमको मैं विदेश भेज रहा हूं। और उन्होंने उनको मैनचेस्टर भेजा था। 1940s में मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में मेरे पिताजी गए थे। वहां एक लेडी थी, उनका नाम था प्रोफेसर ड्रू बेकर। वो मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में रिसर्च करने गए थे और उन्होंने अपनी पूरी पीएचडी डॉक्टर भारद्वाजा जी के कहने पर, हेलो हेलो जी सुनाई दे रहा भाई साहब? उन्होंने अपनी पूरी पीएचडी डॉक्टर भारद्वाजा जी के कहने पर अपने हाथ से लिखी थी। उस ब्रिटिश टाइम में आप कल्पना कीजिए कि प्रोफेसर भारद्वाजा जी के कहने पर उनके प्रिय शिष्य ने कहा कि मैं पैसे नहीं खर्चा करूंगा और पीएचडी पूरी थीसिस ब्रिटिश लेडी के सामने अपने हाथ से लिखी। तो ब्रिटिश लेडी ने उनसे कहा कि डॉक्टर राव, योर राइटिंग लोगों के जीवन को Please mute yourself. हेलो I request everyone, please आप अपने आप को unmute कर लें. We are unable to hear our. हेलो Yes sir, yes sir. तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर राव, आप पैसे मत खर्च करो और आप अपनी पीएचडी अपने हाथ से लिखो। तो जब मेरे when my sorry I request संतोष तिवारी नेम से, संतोष तिवारी जी के नेम से हैं, आप प्लीज अपने माइक को अनम्यूट कर लें, सॉरी म्यूट कर लें। यस सर, तुलसी सर प्लीज कंटिन्यू। सॉरी उन्होंने अपनी पीएचडी प्रोफेसर भारद्वाजा जी के कहने पर गुरु शिष्य परंपरा में उन्होंने अपनी पीएचडी पूरी इंग्लिश में अपने हैंड राइटिंग में लिखी। और जब उनके प्रोफेसर डॉक्टर ड्रू बेकर ने कहा उनसे कि डॉक्टर राव, योर राइटिंग, योर पीएचडी इन योर ओन राइटिंग इन ए ब्रिटिश कंटिनेंट, यू नो हाउ मेनी मिस्टेक्स यू विल डू। तो मेरे फादर ने कहा कि आई एम प्रोफेसर भारद्वाजा स्टूडेंट मैम, देयर वोंट बी एनी मिस्टेक। दैट वाज द कॉन्फिडेंस ऑफ प्रोफेसर भारद्वाजा स्टूडेंट्स। जैसा अभी प्रोफेसर ने बताया, और एक मिस्टेक नहीं था। तो मैं ऐसे मनीषी, ऐसे विद्वान, ऐसे मूर्धन्य विद्वान को आज जब याद किया जा रहा है, तो मैं पूरे परिवार को साधुवाद, धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोग ऐसे मनीषी विद्वान के संतान हैं और आपने पुनः जीवंत कर दिया प्रोफेसर भारद्वाज जी को। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। और अब हम हमारे अगले प्रमुख वक्ता को आमंत्रित करेंगे, प्रोफेसर अनिल कुमार द्विवेदी जी। प्रोफेसर अनिल कुमार द्विवेदी जी बॉटनी विभाग दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय से गोरखपुर से हैं। प्रोफेसर साहब, आप प्लीज अपने माइक को अनम्यूट करें और हमारे साथ अपने विचार को साझा करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मेरी आवाज आपको आ रही है? हाँ जी सर। थैंक यू वेरी मच। और मुझे ये अवसर प्रदान करने के लिए, मैं यहाँ पर सभी लोगों को सुन रहा था, बिल्कुल मैं खो सा गया था। तो मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ ऑर्गेनाइजर्स को, जिसमें प्रमुख रूप से डॉक्टर अत्रि भारद्वाज सर, डॉक्टर ए.पी. गौड़ सर, प्रोफेसर ए.के. राय सर, डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता सर, डॉक्टर डी.एस. त्रिपाठी सर, डॉक्टर कविंद्र नाथ तिवारी सर और
डॉक्टर तुलसीदास सर को मैं सुन रहा था, बहुत ही अच्छा लगा। मैं बस ये समझिए कि मैं बिल्कुल बातों में खो गया था, क्योंकि मैं अब यहाँ पर हमारे गुरु प्रोफेसर ए.के. राय सर हैं और धीरज त्रिपाठी सर, कविंद्र सर, ये हमारे बड़े भाई हैं। और जिस गुरुकुल परंपरा का पालन करते हुए आज इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, उसके लिए शब्द बहुत कम है अपनी प्रसन्नता को व्यक्त करने के लिए। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि आपने मुझे इस योग्य समझा और मुझे इस बात का अवसर दिया कि मैं अपनी भावनाएं आपसे शेयर कर सकूं। तो सबसे पहले सर्वप्रथम मैं सबको हाथ जोड़ के इसके धन्यवाद देता हूं। और जैसा कि मैं देख रहा था कि अभी तक मैं जानता था, मैं कुछ दिन पहले तक जानता था प्रोफेसर वाई भारद्वाज बस इतना ही जानता था। अब आप ये सोचिए कि जो प्रोफेसर ए.के. राय सर के गुरु रहे हो, ए.के. राय सर हमारे गुरु रहे हैं, मतलब कितने पहले की बात हम कर रहे हैं। और तो हम अत्रि सर अगर आप अपने आप को म्यूट कर लेंगे तो सर शायद अच्छा रहेगा। एक्चुअली वो थोड़ा सा आवाज डिस्टर्ब हो रही है। आप अनम्यूट कर लीजिएगा फिर सर जस्ट इसके बाद। सो ओके, तो मैं बता रहा था कि मैं अभी ए.के. राय सर ने बताया कि भारद्वाज से इनके गुरु के गुरु रहे हैं, और मैं क्या बताऊं कि ए.के. राय से मेरे गुरु रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं बताना चाहता हूं कि मैं बस वाई भारद्वाज ही जानता था, याज्ञवल्क्य भारद्वाज नहीं जानता था मैं, कि उनका पूरा नाम याज्ञवल्क्य भारद्वाज है, ये मैं नहीं जानता था। जब इस कार्यक्रम में सहभाग करने का अवसर प्राप्त हुआ तब थोड़ा अध्ययन किया, और क्योंकि इनके एल्गी की सारी चीजें इनसे पढ़ी, इनकी चीजों को पढ़ा, इनके राइटिंग्स को पढ़ा, इनके मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ा, लेकिन इनके पूरे नाम को जानने का अवसर ही प्राप्त नहीं हो सका। सो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ ऑर्गेनाइजर्स को कि इतना बड़ा चीज आपने आज हम सभी लोगों को उपलब्ध कराया। जैसा कि अभी गौर सर ने अपने व्याख्यान में कहा था, डॉक्टर ए.पी. गौर सर ने कहा था कि मनुष्य का स्मृति बहुत क्षणिक होता है, हम धीरे धीरे चीजों को भूलने लगते हैं, भूल जाते हैं, और लोगों के कंट्रीब्यूशन, बड़े बड़े कंट्रीब्यूशन जो एक समय के बहुत बड़े इतिहास होते हैं, वो चीजें हमारे स्मृति से ओझल होने लगती हैं और दूर होने लगती हैं। लेकिन इस तरह के व्याख्यान माला अगर आयोजित हो तो इस तरह के वैज्ञानिक उपलब्धियां हमारे पुनर्विचार करने के लिए पुनः हमारे सामने आए तो एक अच्छा अवसर प्राप्त होगा। और आज तो हम बड़े आसानी से पढ़ा देते हैं, क्लास में जाके बच्चों को बता देते हैं साइनोफाइसी क्या होते हैं, ये सो एंड सो स्पीसीज का नाम, सो एंड सो स्पीसीज, मतलब ऐसे कर दिया, काम खत्म कर दिया। सोचिए इन एक एक प्रजातियों के खोज करने में कितना मेहनत किया होगा लोगों ने। अभी सेनाराव साहब के बारे में सर ने बताया, तुलसीदास सर ने उनके पिताजी के रिसर्च के बारे में, रेड एल्गी पे उन्होंने जो फाउंडर वर्क किया, बिल्कुल शुरुआती काम किया था। हम लोग रेड एल्गी को कितने आसानी से पढ़े थे, उस रेड एल्गी को असेंबल करने का काम कितने गहन रूप से, कितने मेहनत से जाके सर ने किया होगा, जो आज हम लोग उसको बड़े लाइटली ले लेते हैं। तो इस तरह के कार्यक्रम से हमको उस पर और प्रकाश डालने का और उनके किए गए कंट्रीब्यूशन को समझने का और उसको महत्व और ज्यादा महत्व देकर समझने का अवसर प्राप्त हुआ। तो मैं बहुत बहुत भाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को। एक बात मैं जो कुछ मैंने अपने एंगल से देखा है, मैं बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ। जैसा कि मैं नाम में देख पा रहा हूँ, हमारे स्क्रीन पर वरुण भारद्वाज सर हैं और उनके मिसेज होंगे साथ में। वरुण भारद्वाज सर मिसेज हैं, नाम में भारद्वाज लिखा है तो जाहिर सी बात है ये उनके वंशज ही होंगे। साथ ही अंजलि पुंज मैम, मतलब ये सब लोग भाग्यशाली हैं। हम भाग्यशाली कि इनके दर्शन प्राप्त हो रहे हैं, इनके शरीर में खून है भार्गव सर का, ये भारद्वाज सर का खून है। हम भाग्यशाली हैं इनका दर्शन करके, हम कृतकृत्य हुए। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जब इन्होंने अपने कार्यकाल को संभाला, भाई भारद्वाज साहब ने, जब याज्ञवल्क्य भारद्वाज सर ने जब जिम्मेदारी संभाला काशी हिंदू विश्वविद्यालय की, उस समय काशी हिंदू विश्वविद्यालय का वनस्पति विज्ञान भी शैशव काल में था। 16 में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और 33 से 55 तक 22 सालों तक
विभाग के अध्यक्ष के रूप में सर का कार्यकाल रहा। इस दौरान चूंकि ये स्वयं एलगी के आदमी थे, लेकिन इनके अध्यक्षता में कई विभागों का डेवलपमेंट इस तरह से हुआ कि आज वो लर्निंग सेंटर बन गए, स्कूल ऑफ साइंसेस बन गए हैं, स्कूल ऑफ थॉट्स बन गए हैं। वो डिसिप्लिन, चाहे वो माइकोलॉजी की बात हो, इकोलॉजी की बात हो, फिजियोलॉजी की बात हो, साइटोलॉजी की बात हो, हर चीज का डिसिप्लिन जिस तरह से डेवलप करा है इस 22 साल के अध्यक्षीय कार्यकाल में उन्होंने, ये ऐतिहासिक रहा है। और वो नींव का पत्थर ही रहा है जो आज के डेट में काशी हिंदू विश्वविद्यालय का नाम इतने गौरव और सम्मान के साथ लिया जाता है। नींव का पत्थर रहा है सर का वो कार्यकाल अध्यक्ष के रूप में, जो स्वयं तो थे एलगी के, लेकिन तमाम ब्रांचेस को कैसे डेवलप किया जाए, अलग अलग जो अपॉइंटमेंट्स हुए उनके समय में, जो सिलेक्शंस हुए, विशेषज्ञों को खोज के पूरे देश भर से चयनित करके वहां पर रखा गया, किस सब पर्टिकुलर विषय का विकास फलाने करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। इस तरह से जो उन्होंने आधारशिला रखा काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इस डिपार्टमेंट का, वो वाकई रिमार्कफुल रहा है। उनके शिष्य लोग जैसे RN सिंह सर को माना जाता है फादर ऑफ साइकोलॉजी, मतलब उनके शिष्य अपने अपने विधाओं के जनक माने जाने लगे हैं। कितनी बड़ी उपलब्धि रही है, कितना बड़ा सोच रहा है इनका। और तो अगर मैं एक चीज और, अभी प्रोफेसर AK राय सर ने बहुत बढ़िया बताया। सर ने बताया कि वो हंटर लेके चला करते थे, और साथ ही साथ ये भी हम लोग को अभी लोगों से सुनने को ये मिला कि वो बहुत ही स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर और डिसिप्लिन व्यक्ति थे। और तो सोचिए कितनी बड़ी बात कही उन्होंने। मैं आपको बताऊं, मेरा अपना खुद का जो आकलन है, मैं बड़े संक्षेप में परिचय दूं। 2001 से मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय में लेक्चरर के रूप में ज्वाइन किया, और 20 साल से ऊपर हो गए वहाँ सेवा देते हुए। और इस दौरान जो मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की परंपरा, जो ध्वज मेरे हाथ से पकड़ाया गया, उस ध्वज का वाहक के रूप में गोरखपुर विश्वविद्यालय में इसका प्रतिनिधि के रूप में वहां पर हूँ। और कहीं भी रहता हूँ मैं ये मान के चलता हूँ, मैं जहाँ खड़ा हो गया वहां पर BHU बॉटनी खड़ा हो गया, वहां पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय खड़ा हो गया। मैं कुछ अच्छा कर रहा हूं तो हमारे विश्वविद्यालय का नाम आगे बढ़ रहा है, कुछ खराब किया तो हमारे विश्वविद्यालय से जोड़ लिया जाएगा, अरे वहां का प्रोडक्ट हो ऐसा कर रहा है। कहीं ना कहीं जो कुछ अच्छा किया है इसके पीछे काशी हिंदू विश्वविद्यालय की इस गुरु शिष्य परंपरा का योगदान रहा है। और मैं आपको बताऊं कि बाकी बहुत चीज़ों को लोगों ने बताया कि प्रोफेसर भारद्वाज सर न सिर्फ बॉटनी के मूर्धन्य विद्वान थे, बल्कि इन्होंने BHU के बॉटनिकल सोसाइटी के पहले ये प्रेसिडेंट थे, फाउंडर, प्रेसिडेंट और चेयरमैन थे बॉटनिकल सोसाइटी के। हम लोग जब यहाँ स्टूडेंट के रूप में थे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, इस सोसाइटी को आगे बढ़ाया, इस सोसाइटी में पार्टिसिपेट किया, तमाम एक्टिविटीज में एक्टिव रहे, सक्रिय रहे, तमाम पदों को भी हम लोगों ने उस समय संभाला रिसर्च स्कॉलर रहते हुए। और इस बात पे ध्यान नहीं गया कि सोसाइटी का फाउंडर हेड कौन रहा होगा, फाउंडर चेयरमैन कौन रहा होगा। मैं धन्यवाद देता हूं सभी आयोजक लोगों का कि उनके प्रयास से मैं अपने इतने लंबे समय के बाद ये जान पाया कि इसमें प्रोफेसर भारद्वाज सर की सोच थी जो हमको इस लेवल को पहुंचाया यहाँ तक। आज भी उनके द्वारा दिया गया सर्टिफिकेट, उनके द्वारा बनाया गया सर्टिफिकेट हमारे पास, हमारी फाइल में जो हाई स्कूल मार्कशीट के साथ रखा हुआ है, सुरक्षित रखा हुआ, एलिमिनेशन करा के रखा हुआ है। वो बॉटनिकल सोसाइटी का BHU का सर्टिफिकेट जो मैंने कई कॉम्पिटिशन्स में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अवार्ड जीते थे। तो थैंक यू सर सो मच। मैं आगे बताऊं कि सर का सानिध्य रहा है, जैसा कि अभी अनिल गुप्ता सर ने बताया कि सर का रुझान विज्ञान के तरफ तो था ही, लेकिन साहित्य और कला की तरफ भी था। एक लाइन मुझे याद आती है बचपन की पढ़ी हुई, साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशुपुक्ष विषाणहीन, तृणम न खादन अपि जीवमान, तद्भाग देवम परम पशु नामम। इसका अर्थ यह है कि साहित्य, संगीत और कला से विहीन व्यक्ति उस पशु के समान है जिसके पास सींग और पूंछ नहीं होते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, सबसे क्षमा मांगते हुए बताना चाहता हूँ, यहाँ पर कहा गया है साहित्य, संगीत और कला, इसमें विज्ञान कहीं नहीं आता है।
इसमें विज्ञान कहीं नहीं लिखा गया है। मैं वैज्ञानिक हूँ, लेकिन साहित्य, संगीत और कला के महत्व को इग्नोर करके वैज्ञानिक भी उसी समान है जो इस श्लोक में कहा गया है। वो कला का प्रेम, वो प्रशासनिक का अनुभव, वो सारी चीजें, अगर कोई आइडियल होता है तो वो हर जगह आइडियल होता है। अगर कोई आइडियल प्रशासक है तो आइडियल शिक्षक भी होता है, आइडियल अभिभावक भी होता है, आइडियल भी होता है, आइडियल बेटा भी होता है, आइडियल बाप भी होता है। दृश्य आज हमको प्रोफेसर याज्ञवल भारद्वाज सर के इस जीवनी से आज हम लोग को स्पष्ट दिखाई देता है। भारद्वाज सर ने न सिर्फ काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सेवा दिया, बल्कि उनकी शिक्षा जगत के प्रति प्रेम इतना अधिक रहा कि उन्होंने आगरा में भी अपनी सेवाएं दिया, जोधपुर में भी अपनी सेवाएं दी, राजस्थान विश्वविद्यालय में भी अपनी सेवाएं दिया, और रिटायरमेंट के बाद भी लगातार साहित्य से जुड़े रहे, विज्ञान से जुड़े रहे, लगातार काम करते रहे। और जो प्रोफेसर एस.आर. कश्यप, जिनको फादर ऑफ ड्रामा इन इंडिया कहा जाता है, उनकी बिटिया कामिनी कौशल, जो कि वो अपने जमाने की बहुत मशहूर नायिका हुआ करती थी, बॉलीवुड की एक्ट्रेस हुआ करती थी, उनका भी सानिध्य इनको रहा है। और इन्होंने पृथ्वीराज कपूर का भी सानिध्य प्राप्त किया है। सोचिए, एक ऐसा वैज्ञानिक जो फ्रिश जैसे वैज्ञानिक के साथ काम किया हो और कला में भी पृथ्वीराज कपूर जैसे व्यक्ति के साथ सानिध्य में रहा हो, समझिए कि कितना मल्टी डायमेंशनल सोच रही होती है उस व्यक्ति की, जो हर जगह अपने आप को नंबर 1 पे स्थापित करता है। और इतना ही नहीं, इनके प्रशासनिक अनुभव के भी कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। ये यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के मेंबर रहे हैं। इसके अलावा उस समय पराधीन भारत के जो प्लानिंग कमीशन था, उसके भी ये सदस्य रहे हैं। और उसके उपरांत स्वाधीन भारत के प्लानिंग कमीशन के सदस्य के रूप में, भारत सरकार के प्लानिंग कमीशन के सदस्य के रूप में भी दिशा निर्देश दिया है वैज्ञानिक दृष्टिकोण को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, उस पर भी आपका योगदान रहा है। मैं सर के श्रद्धा सुमन में बस एक लाइन कहना चाहता हूँ। कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे बदल गए। तो नमन करता हूँ प्रोफेसर याज्ञवल भारद्वाज सर को, उनके परिवार को, उनके वंश। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर द्विवेदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी डॉक्टर मुक्ता जी को। डॉक्टर मुक्ता जी एक वरिष्ठ साहित्यकार हैं बनारस से। मैम, आप प्लीज़ अपने माइक को अनम्यूट करें और अपने विचार हम सभी के साथ साझा करें। आई थिंक डॉक्टर मुक्ता जी आखिरी वक्ता है इस वेबिनार की। जी, मैं डी.एन. जुआल फाउंडेशन के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करती हूँ, और हमारे आभासी पटल पर जितने भी विद्वान उपस्थित हैं सभी का मैं अभिनंदन कर रही हूँ। मेरी आवाज आ रही है? हेलो मुक्ता जी। यस मैम, जी, यस आप ऑडिबल हैं जी। हाँ, ठीक है। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि आचार्य शुक्ल ने व्हाट हैज इंडिया टू डू में एक बात लिखी है कि हमें झरना मुखर्जी मैम, रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज आप अपने माइक को म्यूट रखें। मैं ये कह रही थी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने व्हाट हैज इंडिया टू डू, जो उनका लेख है, जो अंग्रेजी सरकार के द्वारा जब्त कर लिया गया और बाद में, बहुत बाद में चिंतामणि भाग 3 में उसका प्रकाशन हो पाया स्वतंत्र भारत में। तो उसमें उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात ये लिखी थी कि हमें एक ही समय में वैज्ञानिक, चिकित्सक, समाजशास्त्री, अध्यापक, साहित्यकार और कलाविद, सभी लोगों की एक साथ जरूरत है जो समाज का निर्माण कर सके। और यह आह्वान उन्होंने किया, और साथ में ये उन्होंने जो रिडल ऑफ यूनिवर्स
का अनुवाद किया विश्व प्रपंच की भूमिका में। तो उन्होंने पूरा जो उसमें पूरा जो वैज्ञानिक जो दृष्टि थी आचार्य शुक्ल की, तो वो उसमें उभर कर आई। उसमें पूरा भौतिक शास्त्र, जीव विज्ञान और वनस्पति शास्त्र, ये जितने एल्गी, शैवाल, ये इन सब का भी उसमें वर्णन है। और ये उसकी आवश्यकता समझ रहे थे कि हमें विज्ञान, वो वैज्ञानिक दृष्टि, वैज्ञानिक समाज का निर्माण ही करना चाहिए। तो बहुत पहले ही अत्रि जी ने मुझसे अपने दादाजी की बात और बहुत से संस्मरण भी वो उन्होंने मुझे उनके सुनाए थे, उनके जो बाल्यावस्था और कितने वो किस तरह से वो उनका स्नेह इन लोगों को मिला था। आज अत्रि जी ने वो सब बातें यहाँ पर नहीं कही, शायद समय अभाव के कारण। तभी मैं चाहती थी कि उन पर ये कार्यक्रम होना चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि जिस समय मालवीय जी ने सारे विद्वानों को इकट्ठा किया था बीएचयू में, तो एक तरफ जहाँ वनस्पति शास्त्र में डॉक्टर याज्ञवल्क्य भारद्वाज जी, इधर हमारे डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिक्स आईटी बीएचयू आईआईटी, जहाँ की मैं स्टूडेंट हूँ, तो वहाँ भी फादर ऑफ फार्मेसी एमएल श्रॉफ, तो ये एक ही समय में, उधर आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी विभाग में, तो ये सारे लोग जो हैं करीब करीब इनका एक ही समय का में ये सारे लोग बीएचयू को बहुत संपन्न कर रहे थे। तो ये दृष्टि थी। और ब्लू ग्रीन एल्गी के जनक कहे जाते हैं, उस पर बड़ा काम है डॉक्टर भारद्वाज का। तो मैं थोड़ा सा बस, चूंकि मैं फार्मेसी की हूँ, फार्मास्यूटिकल मेरा विषय है, तो मैं इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगी। ब्लू ग्रीन एल्गी का जो आपका जो साइकोलॉजी है, उस पर तो सारे अभी वनस्पति शास्त्रियों ने इस पर बात की है, लेकिन जो इसका फार्मास्यूटिकल यूज जो इसका है, तो ये एक बहुत पहले तो यही लोग समझ रहे थे कि ये पहले ये पॉइजन है, तो विष समझ के इसका कोई उपयोग ही नहीं हो रहा था। लेकिन जब धीरे धीरे लोगों को समझ में आया कि इसका कहीं हमारे मेडिसिनल यूज भी है इसका, तो पता चला कि ये ऑक्सीडेंट इसमें है, एंटीऑक्सीडेंट्स जो है वो उससे भरपूर है, प्रोटीन है इसमें। और इसका ये जो इसका जो इसमें स्पुरुलिना जो इसका प्रोडक्ट है, वो अभी भी मार्केट में भी स्पुरुलिना प्रोडक्ट जो है हिमालय वगैरह बहुत सी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज जो बना रही हैं। तो साथ में ये बीपी के लिए भी काम में आता है, बीपी का जो हाई ब्लड प्रेशर को लो करने के लिए काम आता है, एंटी डायबिटिक है। तो इस तरह के इसके जो, और सबसे बड़ा एक अभी जो इसका यूज जो सबसे बड़ा एंटी कैंसरस, तो इस पे बहुत काम हो रहा है, अभी भी लगातार इस पर काम होते ही जा रहे हैं, और इसके नई नई प्रॉपर्टीज जो हैं वो हमारे सामने आती जा रही हैं। तो जहाँ पर कोई दवा असर नहीं कर रही है, जो माउथ अल्सर है या माउथ अल्सर जिनका जो इस प्रोसेस में आ जाते हैं कि कैंसरस हो जाते हैं, वहाँ भी ये स्पुरुलिना प्रोडक्ट्स जो हैं ये इसके काम करते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी के। तो ये इसका जो है फार्मास्यूटिकल यूज है, जो अभी और सारे उस पर तो चर्चा हो ही चुकी है। और दूसरा पक्ष एक मैं ये भी बताना चाहूंगी कि अभी जिनका नाम आया सीताराम चतुर्वेदी, जो डॉक्टर याज्ञवल्क्य भारद्वाज के साथ जो रंगमंच पर जिनका जो हमेशा रहते थे और पृथ्वीराज कपूर रहते थे, तो सीताराम चतुर्वेदी जी जो हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शिष्य। और जब मैंने फिल्म बनाई थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो उसमें सीताराम चतुर्वेदी, वैसे भी वो मेरे बिल्कुल पारिवारिक एक तरह से उनका संबंध था, वो मेरी माँ को बिल्कुल बेटी की तरह मानते थे। और जब बलिया में डाउनटाउन डिग्री कॉलेज के जो प्रिंसिपल हुए, तो मेरी माँ ने वहीं से बीएड भी किया था, और मैं उस समय बच्ची थी, तो उस समय वो उनके चारों ओर मैं घूमा करती थी। बाद में मैंने, यहाँ भी उनका घर है, और बाद में वो मुजफ्फरनगर में एक तरह से सन्यासी का जीवन उन्होंने जिया। तो मैं मुजफ्फरनगर गई थी और मैंने वहाँ उनका इंटरव्यू, आचार्य रामचंद्र शुक्ल फिल्म
जो कमीशन दूरदर्शन के लिए थी, उसका मैंने इंटरव्यू भी किया था। तो उस समय उन्होंने बताया था कि किस तरह से रंगमंच जो है, रंगमंच की एक एक कड़ियां जोड़ी जा रही थी। वो समय जो था, वो जब वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल उनको पढ़ाया करते थे और वो एक तरफ हिंदी से जुड़े थे, दूसरी तरफ वो रंगमंच का भी काम से भी जुड़े थे, रंगमंच का कार्य करते थे। तो ये सन 1919 के बाद की बात है। वही सन 1919 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी विभाग के वो में आए थे और 1941 में उनका देहावसान हो गया। तो ये इस बीच का जो उनका समय था वो था सीताराम चतुर्वेदी के समय, और वही लगभग वही समय था जब याज्ञवल्क्य, डॉक्टर याज्ञवल्क्य भारद्वाज भी उस समय आए। तो उस समय ये इन लोगों को एक एक चीज, उस समय कोई सुविधाएं नहीं थी थिएटर के लिए, और यहाँ तक कि जो महिला की भूमिका होती थी वो भी इन लोगों को निभानी पड़ती थी। तो इस तरह का वो थिएटर था। एक तरह से थिएटर की भी नींव रखी जा रही थी उस समय, और उस नींव के निर्माण में बहुत बड़ा हाथ सीताराम चतुर्वेदी का था। तमाम रंगमंच पर उनका काम था, जो पुस्तकें भी उन्होंने लिखी थी और उतनी सक्रिय भागीदारी भी उनकी थी। तो हमारे बनारस में ये एक बड़ी समृद्ध परंपरा रही है। उसके बाद भी हम देखते हैं डॉक्टर भानुशंकर मेहता, जो खुद भी डॉक्टर मेडिकल के, और वो थिएटर से बराबर उन्होंने बहुत काम किया। यहाँ पर बनारस के रंगमंच के लिए नागरी नाटक मंडली से हमेशा उनके भी वो एक तरह से जुड़े ही रहे, उसके संस्थापकों में। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बनारस की ये समृद्ध परंपरा है कि यहाँ एकांगी नहीं है। आप केवल ये नहीं कह सकते कि विज्ञान में है तो केवल विज्ञान में ही है, ऐसा नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं, उन्होंने भी वो रिडल ऑफ यूनिवर्स का अनुवाद किया। तो इस तरह से जो पूरी तरह से विज्ञान का ही है, इस तरह से उनके और भी उनके जो लेख हैं शुक्ल जी के, वो भी तमाम है कि निद्रा पर है। तो वो इस तरह, और सभी लोग उस समय जितने जुड़े हुए थे उस समय के, चाहे वो डॉक्टर, उसी कड़ी में हम देखते हैं कि डॉक्टर याज्ञवल्क्य भारद्वाज का नाम, जिन्होंने बिल्कुल से एक वनस्पति शास्त्र में एक तरह से एक क्रांति जिसे कहा जाए, उस तरह से कहा जा सकता है, क्योंकि जिस एल्गी को का कोई मतलब नहीं था, कि जिसको लोग समझते नहीं थे, आज वो कैंसर की दवा हो गई। तो इस तरह से जो यह एक शोध का, और शोध भी ऐसा जो हमारा जमीन से जुड़े हुए शोध से, जैसे अभी एक बड़ी अच्छी बात कही कि हम हाथ से लिखिए थीसिस को। आप सब सुविधाएं होते हुए भी यह जो हम लोगों का एक की सभ्यता थी, मैंने अपने डिपार्टमेंट में भी यही देखा है। मेरे हेड ऑफ डिपार्टमेंट जीपी श्रीवास्तव थे, बहुत स्ट्रिक्ट थे, जैसा भी अभी बताया आप लोगों ने। हम इस तरह सारे टीचर्स अपने कमरे में चले जाते थे, जहाँ जीपी श्रीवास्तव अपने उस समय रिक्शे से वो आया करते थे, धोती कुर्ता पहन। अच्छा, ठीक ठीक। तो इस तरह देखिए मेरे नेटवर्क मेरा था। और हम ये पूरी की पूरी ये बनारस का हिंदू विश्वविद्यालय की अपनी सभ्यता थी, और उस सभ्यता में ये सारे जितने ही महामनीष थे, ये अपनी उस यज्ञ में जो मालवीय जी द्वारा स्थापित था, उसमें अपनी हवि दे रहे थे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं डॉक्टर याज्ञवल्क्य भारद्वाज जी को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और अब कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूँगी डॉक्टर देवेंद्र कुमार सिंह सर को। डॉक्टर देवेंद्र सर वरिष्ठ साहित्यकार हैं। सर आप प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें और आज के इस कार्यक्रम की धन्यवाद। शालिनी, देवेंद्र जी शायद नहीं जुड़े हमारे साथ में। विदुषी और इधर विदुषी। हेलो, हाँ देवेंद्र जी आप हैं? हेलो, हाँ देवेंद्र जी आपकी आवाज आ रही है। मैं इससे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा देवेंद्र जी, वोट ऑफ थैंक्स से पहले, कि प्रोफेसर याज्ञवल्क्य भारद्वाज जी की फैमिली से जो लोग यहाँ पे जुड़े हैं,
तो जी। प्लीज अपना नाम थोड़ा सा बता दें, हम सभी लोग की हमारा सौभाग्य होगा कि उन मनीषी के वंशज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो हाँ। डॉक्टर आतिश भारद्वाज जी तो हमारे साथ हमेशा ही रहते हैं। मैं इसके अलावा और जो लोग जुड़े हैं उस वंश से, प्रोफेसर यज्ञवल्क्य भारद्वाज जी के जितने भी उनके जो है अभी जो पोस्टेरिटी है उनकी जो लोग हमारे साथ में, जरा प्लीज आप अपना नाम नमस्कार, बताएं। नलिनी वर्मा, दादाजी थे वो मेरे। आपके दादाजी। एक्सक्यूज देखा मी, नहीं पाया, सुना और आप लोग स्वाद भी सुना। अब लगता बनारस आके कुर्सी टेबल चोरी करूं। नलिनी जी और दूसरे उसको चोरी नहीं करनी है, उसको आपको संग्रहालय में ले जाना है। मैं दो शब्द कह सकती हूँ? एक्सक्यूज मी, आपका स्वागत है जी। मैं कुछ कह बोलें। सकती हूँ? बोलें। आपका स्वागत है जी। आप सबने डॉक्टर भारद्वाज को एक गुरु शिष्य के नजरिए से कहा। मैं परिवार के सदस्य की तरफ से बोलना चाहती हूँ कि मैं आदरणीय डॉक्टर भारद्वाज की ग्रैंड डॉटर हूँ। उनके पुत्र ब्रिगेडियर कपिल भारद्वाज की पुत्री सुजाता। एक अच्छे कुल में जन्म लेना बहुत बड़े सौभाग्य की बात होती है। मैं 7 साल की थी जब उनका स्वर्गवास हुआ था और अपनी जिंदगी में मैंने पहली बार इतने करीब से मृत्यु देखी थी। पहली बार मैंने अपने पिता के आंखों में आंसू देखे थे। मेरी माँ पुष्पा भारद्वाज अपने ससुर को एक आदर्श पिता मानती हैं। अभी तक प्रत्येक दिन सुबह उठकर वो उनकी तस्वीर, उनको और उनकी माताजी की तस्वीर को प्रणाम करती हैं। हमने जो भी अपने दादा के बारे में सुना, हम सबको बेहद गर्व है। मेरे पास विरासत में उनकी एक लिखित डायरी है जो उनके विषय में बहुत कुछ बताती है। उसमें इतनी जानकारी है और उनको पढ़कर खुशी होती है। ये मेरा एक प्राइज्ड पोजीशन है। हम छोटे छोटे बच्चे थे जब अपने पिता और दादा के साथ कश्मीर हॉलीडेज पिकनिक पे जाते थे और वहां के हाईवेज पर जगह जगह गाड़ी रोककर शीशों में हम लोग को एल्गी इकट्ठा करना पड़ता था। ऐसे कई अनगिनत और अमूल्य यादें हैं। आप सबको मैं अपनी माँ और परिवार के सभी सदस्यों की ओर से धन्यवाद देती हूँ कि आपने ये कार्यक्रम आयोजित किया है। हम हमेशा उनके आशीर्वाद हमको मिलता रहे और उनकी दिवंगत आत्मा को हमेशा शांति मिले। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे कजन अत्रि भारद्वाज को भी मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू। और दो शब्द जरा मम्मी जरा दो शब्द बोलना चाहेंगी अपने ससुर के बारे में तो बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज वो बहुत बहुत क्लोज थी अपने ससुर के साथ। पुष्पा जी हैं जुड़ी है हमारे साथ में। हाँ बैठी है वो वरुण पुष्पा भारद्वाज उस विंडो में। मैं शालिनी वर्मा हूँ, मैं सबसे यंगेस्ट ग्रैंड डॉटर हूँ। मैं 66 बॉर्न हुई थी, तो मुझे दादाजी का कुछ नहीं पता है क्योंकि वो तो उनकी डेथ हमारे पैदा होने के पहले हो गई थी। लेकिन जितना सुना है उससे बहुत गर्व महसूस करती हूँ और बहुत अच्छा लगता है मुझे। ये आपने जो ऑर्गेनाइज किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अंजलि पुंज हूँ, मैं उनकी नातिन हूँ और मेरी मदर उनकी यंगेस्ट डॉटर थी डॉक्टर आभा वैद। अभी दुर्भाग्य की बात है कि मेरी मदर की जस्ट 3 मंथ्स पहले डेथ हुई है। अगर वो जिंदा होते और वो ये प्रोग्राम जरूर अटेंड करती और कितना गर्व महसूस करती। वो काफी बार बनारस गई हैं, मिली हैं, उस घर में भी गई हैं जहाँ वो पली बड़ी थी, पैदा हुई थी। और अभी तो हमारे और भी रिश्ते मजबूत हो गए हैं बनारस से, क्योंकि मेरी भाभी भी बनारस की हैं और मेरा सन इन लॉ भी बनारस का है। तो एक तरह से वो पूरा चक्र पूरा हो गया है। मैं सबसे यंगेस्ट ग्रैंड डॉटर हूँ, यंगेस्ट, सब कजन्स में मैं सबसे छोटी हूँ। और मैंने भी सिर्फ उनके बारे में सुना है, पर जहां तक भी कोई भी छोटी मोटी भी इंफॉर्मेशन उनके बारे में पता लगती है तो मैं उसको सहेज के रखना चाहती हूँ एक धरोहर की तरह, कि जो हमें याद आए, हमारे आगे की पीढ़ियों को भी उनके बारे में कुछ पता चले। तो कुछ इसमें प्रेजेंटेशन में कई पिक्चर्स थी जो मेरे पास नहीं है, तो मैं चाहूंगी कि अगर मेरे को किसी तरह मिल सके तो वो सहेज के हम रखेंगे। और
जेन्युइनली बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ब्रदर भी असीम वैद भी जुड़े हुए थे, पर आई थिंक बीच में अभी ही इज ऑफलाइन नाउ। मेरे फादर जो हैं, जो प्रोफेसर डॉक्टर भारद्वाज के सन इन लॉ हैं, वो भी जुड़े हुए थे। तो हमें बहुत ही खुशी। मेरी खुद की डॉटर, जो उनकी ग्रेट ग्रैंड डॉटर है, डॉक्टर अनाहिता, शी इज इन हैदराबाद, तो वो भी जुड़ी हुई थी है, और छोटी डॉटर भी जुड़ी हुई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद परिवार की तरफ से इस सारे आयोजन के लिए, और हमारे ग्रैंडफादर को इतना अच्छा ट्रिब्यूट देने के लिए, और हमारे मन को कृतार्थ कर दिया है आप सब लोगों ने। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे सिर्फ एक बात कहनी थी कि जिस दिन शादी हुई थी और भारद्वाज नाम छूटा था, उस दिन बड़ा दुख हुआ था कि नाम छूट रहा है, और आज फिर से दुख हो रहा है कि वो नाम, खाली नाम ही छूट गया, पर फैमिली तो वही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग ने जो इतना हमें खबर दी, इतना एनलाइटन किया। नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते जी। शालिनी, I think we must invite Devendra ji now, Dr. Devendra Kumar Singh ji. Yes, sir, for but the I vote of think, thanks. sir, Varun Bhardwaj sir हैं, शायद he is want to say something. Yeah, please welcome He Varun ji. has on his audio. Well, this is I'm Gautam Bhardwaj, grandson of Dr. Yajnavalkar Bhardwaj, and I'm thankful to you all for having brought about this great meeting on the webinar. It reminds me of great things, of my grandfather. His discipline was something which I was just telling my mother. In 61, we had this, that time with Balwant Rajput College for some time, and he had come home to Delhi. And that time there was this fashion of pointed shoes. So I went to buy pointed shoes and I brought them and I came and showed it to him. And that was the end of the pointed shoes. From the shopkeeper, I paid him the money, brought it home, unpacked it, and he threw it out of the window, saying, I don't want you to spoil your feet. So that was the discipline which my grandfather had. He'd go to a shop. If the shopkeeper took that envelope and blew into it to keep it open, he'd get a lecture on hygiene. But there were so many good things about him. I mean, we used to stand up as young kids, stand in line in front of him and get a pan with its recruitment kit is very digestive. So we used to have that. And I'm proud to say that I was born in the BHU campus, in the International Guest House, Lakshman Das Guest House. So for all practical purposes, I'm a citizen of BHU also. And there's so many things, when I first I was studying botany and I read in that one line, and I don't know how many times I must have read that line, Drapar Naldiopsis indica after Bhardwaj. So, I mean, even today, even now, when I said this, I'm getting a tingle up my spine. God be with him, wherever he is. He was a great man and one of the greatest guys I've ever seen in my life. And the same things he has, I mean, this is something which is common between me and Atri. Atri has been imbibed with the same thing because we are both directly under his guns to be trained. And so whatever he said, we had to follow. And that is our, I mean, let me say कि हमारी ये खुशकिस्मती है कि हम उनके अंडर थे और उनके ग्रैंडसन्स हैं. इससे बढ़िया चीज और क्या हो सकती है. आप लोग सबका शुक्रिया इस ऑर्गेनाइज प्रोग्राम को. मेरी तरफ से सब. Mummy, why don't you speak a little? मैं नहीं बोल सकती. इन्होंने जो कुछ बोल दिया, I agree with that. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you so much.
एंड नाउ मैं देवेंद्र सर को रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज सर आप अपना माइक अनम्यूट करें और वोट ऑफ थैंक्स आज के हमारे इस प्रोग्राम के लिए करें। Actually, I think Rahul wanted to speak something. Mr. Rahul. Rahul? Rahul Kapuria, where are Yes, you? I guess. राहुल जी आपको अनम्यूट का ऑप्शन जा रहा है, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। राहुल जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट का ऑप्शन आपके पास जा रहा है। I don't think he's around. Let's put. आगे बढ़े। Yes, there must be some network issue. Yeah. Okay, so let us proceed. Now मैं request करूँगी देवेंद्र सर से to kindly conclude the program with his vote of thanks. देवेंद्र जी। प्रोफेसर BN जुयाल एजुकेशन ट्रस्ट की तरफ से मैं सबके प्रति नतमस्तक हूँ। आज उस व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करके बहुत अभिभूत हूँ सुन करके, जिसके मन मस्तिष्क में ज्ञान है, साहित्य है, कला है, संस्कृति है, मस्तक पर संस्कृति चमक रही हो। उनके मित्रों का सब लोगों नाम लिया, उल्लेख किया कि शैवाल में कहाँ सारे वैज्ञानिकों का नाम लिया, लेकिन उनके साथ एक दर्शन के सबसे उद्भट विद्वान उस समय हुआ करते थे, भीखमलाल अत्रेय जी। अत्रेय जी और भारद्वाज जी दोनों अच्छे मित्र हुआ करते थे, या यह कह लीजिए कि एक ही सिक्के के दो पहलू हुआ करते थे। इस वेबिनार में सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अत्रि भारद्वाज जी को, जिन्होंने बड़े प्रकांड विद्वान का को हम लोगों के सामने परिचय कराया, जबकि हम तो साहित्य के हैं, हम खुद नहीं जान पाते। हेलो। हाँ जी आप ये आपकी आवाज आ रही है जी देवेंद्र जी, आपकी आवाज आ रही है जी, प्लीज। हम खुद नहीं समझ पाते थे कि विज्ञान में भी क्या साहित्य है। इतने बड़े उद्भट विद्वान इसी लंका पर, इसी अत्रेय भवन में रहा करते थे। खैर, उनके जीवन वृत्त को लेकर के, उनके व्यक्तित्व को लेकर के हमारे अंबिका प्रसाद गौड़ जी ने संपूर्ण व्यक्तित्व और कर्म क्षेत्र की बात को व्याख्यायित किया स्लाइड के थ्रू। अत्रि भारद्वाज जी बड़े भावुकता के साथ उन्होंने अपने बहुत सारे वक्तव्य को, विचार को प्रस्तुत किया। AK सिंह जी ने, जो बड़ा गांव डिग्री कॉलेज के थे, उन्होंने भी बहुत भावुकतापूर्ण और संस्मरण का व्याख्यान सुनाया। पंडित दयाशंकर त्रिपाठी याज्ञवल्क्य जी के व्यापकता पर दृष्टिपात किया और उन्होंने यह कहा कि बॉटनी विभाग के आधारशिला को उन्होंने रखा। बॉटनी विभाग के आधारशिला को उन्होंने रखा। दयाशंकर जी ने यह भी कहा कि जयनारायण जी के पुस्तक का उल्लेख किया, जिसमें अनेक वैज्ञानिकों का भी उल्लेख किया गया है। उसके बाद हमारे AK साहब जी ने तो शैवाल को लेकर के पूरा का पूरा प्रकाश डाला कि शैवाल विभिन्न प्रजातियों की होती थी और उन्हें याज्ञवल्क्य जी कैसे नहीं, हम नहीं वैज्ञानिक रूप से उसको कैसे लोगों के सम्मुख प्रस्तुत किया। और राम नगीना सिंह जी का उल्लेख उन्होंने दिया।
उनके पेपर का भी उल्लेख दिया। और इसके लिए मैं, यदि अश्विनी कुमार राय जी को कोई आपत्ति न हो, तो मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा कि ये सारे पेपर का प्रकाशन होना चाहिए। तो याज्ञवल्क्य जो रामनिवास सिंह का और भारत जी का है, यह प्रकाशन होना चाहिए। उसकी जिम्मेदारी दयाशंकर त्रिपाठी को भी दे सकते हैं। साथ ही साथ यह बहुत बड़ी प्रसन्नता हुई सुन करके मुझे कि पूरे विश्व में शैवाल पर अगर कहीं भी नाम आता है तो नंबर 1 पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय का नाम आता है कि शैवाल पर सबसे अच्छा कार्य याज्ञवल्क्य भारद्वाज ने किया था। इसके साथ के.एन. तिवारी जी ने शैवाल विषयक अपनी टिप्पणियों को प्रस्तुत किया। उन्होंने अत्रि जी के बारे में जो अपने को कोरिलेट किया, वह भी बहुत भावुकतापूर्ण था। अनुशासन का भी उन्होंने पक्ष बताया कि उस परिवार में कितना अनुशासन है। इसके बाद हमारे मनोचिकित्सक श्री तुलसी जी ने अपने बचपन से अपने पिता के द्वारा, उनके पिताजी ने जो याज्ञवल्क्य भारद्वाज जी के द्वारा जो संस्कार पाए थे, उस संस्कार को डॉक्टर तुलसी में कैसे प्रवाहित हो रहा है, उसका उन्होंने बहुत ही भावुकतापूर्ण व्याख्यान दिया। घर के अनुशासन की बात कही और सबसे बड़ी बात उन्होंने यह कही कि पंडित याज्ञवल्क्य भारद्वाज की कुर्सी आज भी उनके घर में संरक्षित है। जिस कुर्सी पर वो बैठते थे, उस कुर्सी पर उनके पिताजी भी कभी नहीं बैठे। और वे और अनेक संग्रहित सामग्रियों का भी उल्लेख किया। उन सामग्रियों को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वनस्पति विभाग को दान देने के लिए जो उन्होंने आज अपने भाव को प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया, वह उसके लिए बहुत बड़ी बात है और यह एक निधि के रूप में होगी और है भी। इसके साथ अनिल कुमार द्विवेदी जी जो गोरखपुर विश्वविद्यालय से रहे हैं, उनका भी बहुत भावुकतापूर्ण रहा। उन्होंने कहा, भावुकतापूर्ण और उत्साह के साथ उन्होंने अपना व्याख्यान दिया। वे उत्साहित होकर के उन्होंने यहाँ तक कहा कि बीएचयू के योगदान का साया उनके साथ है। बीएचयू के योगदान का साफा उनके माथे पर होता है अगर कहीं खड़े होते हैं तो। बोटेनिकल सोसाइटी या बीएचयू का उल्लेख उन्होंने किया। साहित्य, संगीत, कला, विज्ञान का उल्लेख करते हुए उन्होंने राजस्थान से लेकर के पृथ्वीराज कपूर के महाराष्ट्र तक के बंबई तक के फिल्म की बात उन्होंने की और यूजीसी के साथ अनेक जी हाँ देवेंद्र जी। डॉक्टर सर, देवेंद्र सर, आप ऑडिबल नहीं हैं। हाँ ठीक है देवेंद्र जी, मुझे लगता है डिस्कनेक्ट हो गए हैं। Yes sir, there must be an issue. There must be some technical, no issue, no problem. He has already just put forward his views. All the dignitaries have already been thanked for that. So with due permission of everybody. अत्रि जी आप हैं कनेक्टेड हैं? अत्रि जी, डॉक्टर अत्रि भारद्वाज, मुझे लगता है बनारस में जो है नेटवर्क प्रॉब्लम ज्यादा है आज। कुछ क्या फ्लड का भी हो सकता है, बिकॉज ऑफ द फ्लड शालिनी? Yes मे sir, maybe sir. लेकिन ठीक है, तो आप सभी लोगों की परमिशन से, with due respect to everybody and with the due permission from all the मनीषीगण present here, जितने भी लोग यहाँ पे विद्वत जन यहाँ पे सम्मिलित हैं इस वेबिनार में, आप सबकी अनुमति से
हम इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाने की आज्ञा चाहते हैं आप सभी लोगों से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much. थैंक्स अ लॉट एवरीबॉडी। Thank you very much.